नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, मेरे प्रिय दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का, एक सेकेंड, हाँ, क्लास 10 का मैथ वास्तविक संख्याएं पार्ट 2। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया क्या था? तो पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था ए टू जेड पूरा विवरण, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसकी परिभाषाएं, उसको जानने का नियम और बहुत सारे चीज हम लोग पढ़े थे, तथा उसके ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न को पढ़े थे। अगर आप ये सारे चीज नहीं पढ़े हैं तो आपका पार्ट 2 पढ़ना बेकार हो जाएगा। पहले आप जा करके मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और क्लास 10 में क्लिक कीजिए। वहां पे वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें से पार्ट 1 का वीडियो है। आप पार्ट 1 का वीडियो को पहले देखिए अच्छे से। वो छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर है, मगर वो छोटे क्वेश्चन आपको पार्ट 2 यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दोनों में ही बहुत मदद करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आप उन्हें जाके पसंद करें, है ना। उसे जाकर के लाइक भी करें, वीडियो को देखें, अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। तथा नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रशांत कुमार साहा पीकेएस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका पीडीएफ फाइल मिलते जाएगा और एग्जाम के ठीक 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले क्विज बनेगा और वो क्विज आप दोगे तो सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग एक बोतल पानी और कॉपी कलम लेके बैठते हैं। क्वेश्चन मैं ए टू जेड यहां पे बताते ही रहूंगा, ठीक है। और फिलहाल कुछ और इंटर कर लेता हूं ताकि, है ना, सॉरी, नेक्स्ट पेज में हमको इंटर करना होगा इंसर्ट पीडीएफ एंड, सॉरी यहाँ तो है नहीं, पेन ड्राइव होगा मेरा लैपटॉप में, मैंने पेन ड्राइव में बनाया था फाइल। खैर कोई दिक्कत नहीं है। और हम प्रयास कीजिए आप लोग कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ाएं। और बेहतर आप अगर आपका कमेंट जरूर करें। जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है या जो होमवर्क मिलता है उसको आप जरूर बोले करें, क्योंकि अगर नहीं कर पाइएगा ना तो क्या होगा कि हमको मन नहीं लगेगा, है ना। आप होमवर्क कीजिए कंप्लीट। अगर आप होमवर्क कंप्लीट करते हो तो एक तरीके से हमें अच्छा लगता है कि हम जिन्हें पढ़ा रहे हैं वो पढ़ने पे भी ध्यान दे रहे हैं और मेरे साथ में आगे भी बढ़ रहे हैं। और मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य, इतना जो मेहनत करते हैं वो सफल रहता है। अगर आपको कुछ पाने की इच्छा है ना तो दिन रात एक कर देना होगा। सब चीज भूल करके आपको दिन रात एक कर देना होगा। अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है तो दिन रात एक कर देना होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि पीडीएफ फाइल अगर इंसर्ट नहीं होगा, हाँ यहाँ है और हमने आगे बढ़ाना है। ये पीपीटी में भी है, लेकिन पीपीटी में बहुत ज्यादा जीबी ले लेता है, तो इसीलिए हमने पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किया है ताकि हैंग ना करे, है ना। अभी हमें इसके बारे में उतना अच्छा से जानकारी नहीं है तो फिर भी चलेगा। हमने ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट कर दिए थे और यहां तक मैंने पढ़ा चुका था, है ना। ये मैंने कंप्लीट कर दिया था, इसको मैं ऐड कर लेता हूं, ठीक है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ये पढ़ाई हो चुका था, 70 भी पढ़ाई हो चुका था, 71 नंबर भी हो चुका था और
जो रातों में पढ़ते हैं वही इतिहास गढ़ते हैं, जो रातों में पढ़ते हैं वही इतिहास गढ़ते हैं, दिन और रात नहीं देखते हैं। रातों का मतलब सिर्फ यही हुआ, सिर्फ रात को ही नहीं पढ़ना है। रात को हम इसलिए फोर्स करते हैं क्योंकि रात में वातावरण शांत होता है, और वातावरण शांत होने के कारण हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो याद होता है। तो आप दिन में 4-5 घंटा सो लें, आराम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं वर्ग के छात्र 5 घंटा सोएं, काफी है। और उसके बाद रात भर पढ़ें, दिन भर पढ़ें, जितना समय मिलता है उतना पढ़ें, वो कम है आपके लिए। जो रातों में पढ़ते हैं वही इतिहास गढ़ते हैं, जो मुश्किलों से लड़ते हैं वही मंजिल को पाते हैं। ये याद रखिएगा। अगर आपकी मंजिल है 98%, 99%, 95% से प्लस, तो आपको दिन रात मेहनत करना होगा। दिन और रात को देखना नहीं होगा कि कौन दिन है, कौन रात है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि परीक्षा सिर्फ आप लिखने वाले हो और हम या आपके कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं लिखने वाला है दोस्त। तो आपको पढ़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको सोचना होगा, और आप अगर ये काम करते हैं तो निश्चित तौर तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग 72 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन किए हैं हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन आंसर हमने अभ्यास करवाया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, और ये चीज भी हम लोग लिखे हैं। यहाँ पे 9 प्रश्न दिए गए हैं, मैं एक प्रश्न बताऊंगा और आपको बाकी 8 प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो जैसे 140 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 से तो 70, फिर 2 से तो 35, और उसके बाद फिर 5 से तो फिर 7, और फिर 7 से 1। यानी मैं 140 को लिख सकता हूं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये भी लिख सकते हैं। तथा 140 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है सो 2 बार आ रहा है, 1 और 2, और 5 जो है सो 1 बार आ रहा है, और 7 जो है सो 1 बार आ रहा है। मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। इसका उपयोग और आगे चल करके है, आगे चल के क्वेश्चन में। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये बना लें, और बाकी आपका 8 ये जो क्वेश्चन है, ये जो 8 क्वेश्चन है, ये आपके बन जाते हैं होमवर्क, क्योंकि आप प्रयास नहीं कीजिएगा तो मैथ में आगे बढ़ना मुश्किल है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां कह रहा है कि 96 को मैं 2 पर पावर x इंटू 3 पर पावर y लिखते हैं तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 24 दूनी 48, फिर 2 12 दूनी 24, फिर 2 6 दूनी 12, फिर 2 3, और फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1। यानी 96 को हम लिख सकते हैं, पावर पर लिखना है। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है ना, तो यहां पे लिखा हुआ है कि 2 पर पावर x है प्रश्न में, और इंटू 3 पर पावर y है मेरा, राइट। ये प्रश्न में दिया हो गया, लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, 2 पर पावर 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1। अब हमको सिर्फ x का मान निकालना है। तो x का मान देखिए, 2 की जगह पे 2 है, x की जगह पे 5 है। अगर वहां कहा रहता, अगर यहां पे रहता कि y का मान निकालिए, अगर ये y का स्थान लिया रहता तो हम लोग लिखते y बराबर 1। क्यों? क्योंकि y के जगह पे 1 है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं फिर से, और इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा वो आपको होमवर्क में मिलेगा, बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से है 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है, और 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो ये होगा 60, फिर 2 से, फिर होगा 30, फिर 2 से, फिर होगा 15, फिर 3 से, फिर होगा 5, फिर 5 से होगा 1। यानी 120 को हम लोग लिख जो सकते हैं वो अलग मैटर है। क्या है क्वेश्चन में, 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर y
गुने 5 पर पावर z। लेकिन हमारे प्रश्न हल करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं वो चीज देखते हैं। तो 2 पर पावर 3, यहां 3 गो 2 है ना, 3 गो 2 है इसलिए 3 लिख दिए। लेकिन 3 के गो है, एक के गो है, और 5 के गो है, एक के गो। तो x के गो होगा बाबू, x देखिए 2 पर 2 है, 2 की जगह पे 2 है, लेकिन x की जगह पर 3 है। और y की जगह पर क्या है, देखिए गुने 3, और y की जगह पे 1 है, और z की जगह पे भी 1 है। 5 की जगह पे 5 और z की जगह पे 1। तो ये मेरा तीनों जो है सो आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 120, 120 को हम लोग क्या लिखते हैं, 60, फिर 2, फिर 30, फिर 2, फिर 15। अभी तो हम लोग लिखे थे ना, शायद सेम क्वेश्चन है, हमने लिखा था। लेकिन यहां पे दिया हुआ है सबका मान कि 2 पर पावर x, 3 के बारे में दिया हुआ है और 5 के बारे में भी दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है ना। तो 2 पर पावर कितना होगा वही चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 पर पावर कितना होगा, 3, यानी x का वैल्यू जो है सो होगा। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू 3 होगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी है 140। चलिए हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है तो इसीलिए इसको सॉर्ट आउट भी करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड को ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड को ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो 2 से भागा देंगे 70, फिर 2 से भागा देंगे 35, फिर 5 से भागा देंगे 7, फिर 7 से भागा देंगे 1। तब तक भागा देते रहना है जब तक यह 1 प्राप्त नहीं हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने 140 को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पर पावर x, 5 पर पावर y और इंटू 7 पर पावर z। तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए 2 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, और 7 1 बार आया। ये z है, 2 नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। अब x के स्थान पर क्या आ गया, मेरा 2 आ गया। देखिए x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1 और z के स्थान पर 1। लेकिन प्रश्न में x y z का मान नहीं पूछा है। प्रश्न में पूछा है, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x प्लस वाई प्लस z बराबर कितना होगा। तो x का मान 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4, और यही हो गया मेरा आंसर, है ना। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर से आगे बढ़ते हैं। जब तक आप होमवर्क नहीं बनाइएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। कह रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो इसको बनाते हैं। 150 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड वृक्ष में के रूप में व्यक्त करना है। पहले 150 लिख लीजिए, इसको हम लोग इजी रूप में देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। पहले 150 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर हम लोग व्यक्त करें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 और यहां 5 दूनी 10, यानी 2 भाग में काट सकते हैं। तो ये 2 भाग में कटा, एक अभाज्य संख्या मिल गया और एक भाज्य संख्या हमको फिर से मिल गया। और भाज्य संख्या को फिर से हम तोड़ेंगे, तो भाज्य संख्या 75 है और फिर इसको 3 से तोड़ेंगे तो 25 बार में, यानी 3 गुने 25। तो यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 25। 3 तो अभाज्य संख्या है, यहां वाले अभाज्य संख्या होते हैं। और फिर ये 5 को तोड़ते हैं तो 5, और ये हो गया 5 और ये हो गया 5। तो इसको कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। मैंने 150 का गुणनखंड किया, 75 का गुणनखंड किया, 25 का गुणनखंड किया, इसी को कहते हैं गुणनखंड वृक्ष, ठीक है। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड के द्वारा आपको HCF और LCM निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM निकालना है। तो समझिए
कि 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 दूनी 26। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 13। और जो दोनों में मिल जाए तो उसको हम लोग HCF कहते हैं। तो 13 और 13 मिल रहा है तो 13 हो गया HCF। और जो सभी अंक को लिखना है, जितना अंक आया ये दोनों संख्या में वो सभी अंक को लिखना है। जितना बार आया, अगर दो बार आया है तो 2 बार लिखेंगे, मैक्सिमम वाला बार लिखेंगे। तो 2 तो एक ही बार आया है, और 13 भी इसमें एक ही बार है और इसमें भी एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। और 7 भी लिखेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुना करो तो 182। यही हो गया आंसर। ठीक, बाकी ये मैंने बना दिया है और ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, ये आपको बनाना है। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चन है कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करें। देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। और दोनों में जो मिल जाए उसको कहते हैं, तो 2 ही सिर्फ मिल रहा है, ये दोनों में देखिए सिर्फ 2 ही मिल रहा है ना। और LCM कहते हैं, देखिए सभी अंक को लिखना है। 2 आया तो 2 बार आया है, सबसे मैक्सिमम बार कितना आया है, 2 बार आया, तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे। 3 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। और 5 1 बार आया है। अब देखते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 25 60, या 3 दूनी 6 और 10 60। किसी भी तरह से आप गुना कर सकते हैं और ये मेरा आंसर हुआ। ठीक ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका होमवर्क हो गया। देखिए ये लंबा करने के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, बस आपको तेज करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए मैं अधिकतर क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं ताकि आप होमवर्क कंप्लीट करें, अभ्यास करें। और अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताएं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। चूंकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है, HCF LCM ज्ञात करना है, तो इसीलिए ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ही ज्ञात करना है, लेकिन यहां 3 संख्या है तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे और बाकी आपको खुद बनाना है। अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, प्रशांत कुमार साहा PKS, प्रशांत कुमार साहा PKS पर जाकर के विजिट कीजिए। वहां पे आपको टेलीग्राम पर फाइल्स में जाइएगा तो फाइल्स में सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5। 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 या 21, वो भी लिख सकते हैं। और 3 7 21, चूंकि छोटा वाला हम लोग बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो बेहतर है, बस एक सुसज्जित ढंग से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अब HCF जो तीनों में मिल जाए, तो तीनों में मात्र 3 मिल रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। LCM हम लोग किसको कहेंगे, तो सभी संख्या को लिखना तो पड़ेगा, लेकिन जो मैक्सिमम बार आएगा, मैक्सिमम टाइम्स, उसको करेंगे। तो 2 बार आया, 3 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, 5 इसमें एक बार, 7 बस। तो यहां देखिए गुना करने का सबसे शॉर्ट तरीका आपको सीखना चाहिए, जहां पे उपयोग आता है वहां पे अपने मुंह से गुना करना चाहिए। 5 दूनी 10 यानी ये दोनों को छोड़ देना है, और 7 या 21, 21 दूनी 42 यानी 42 लिख देना है और 10 को गुना कर देना है, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का मासा जो है सो 13 है और लासा 182 है। एक संख्या 91 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका एक सूत्र होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, कि फर्स्ट नंबर इनटू
सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर हमको पता है कि 91 है और सेकेंड नंबर पूछ रहा है, सेकेंड नंबर पूछ रहा है, लेकिन HCF मतलब मासा दिया हुआ है 13 और लासा दिया हुआ है 182। अब 13 सत्ती 91, ये कटेगा बराबर के इधर उधर में है तो, और 7 को इससे काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 छक्के 42। तो सेकेंड नंबर क्या आ गया मेरा 26 आ गया, है ना। अगर किसी को लग रहा है कि ये स्लो पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट कर दें, क्योंकि हमें कमजोर बच्चों को भी लेके साथ में चलना है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि सारा पढ़ा दिया जाएगा। फिर सेम चीज है, लासा और मासा दिया हुआ है, इसमें से दूसरी संख्या 5 दिया हुआ है, तो आप सूत्र लिख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद लिखिएगा कि मासा दिया हुआ है 5 और लासा दिया हुआ है 20, और पहला संख्या नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, और दूसरा नंबर दिया हुआ है 5, तो 5 5 कट गया, यानी सेकेंड नंबर जो आएगा, आप सेकेंड इस तरह से भी लिख सकते हैं और उस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं, इसमें भी यही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। जैसे हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। तो ये है HCF इंटू LCM। अब यहां पे ध्यान से समझेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल 120 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 120 है, और मासा मतलब HCF 2 है और LCM हमें पता नहीं है, तो इसको काटेंगे तो 60, तो मेरा LCM कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो समझ में आ रहा है यहां तक कोई दिक्कत? एक मिनट, एक लाइट मैंने जलाया है, मैं जानना चाह रहा हूं अभी ठीक है या पहले ठीक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर है दो संख्याओं का लासा दिया हुआ है और इनका गुणनफल 56 है, मतलब गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल 56 है और लासा दिया हुआ है 28, तो HCF ज्ञात करना है। 28 दूनी 56, तो HCF 2, ठीक है। 108 सॉरी, ये तीनों का ये बताए हैं, तीन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करना, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। फिर तीन संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF LCM ज्ञात करना। चलिए एक बार और बता देते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो एक बार और बता देते हैं। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3। 72 को क्या लिख सकते हैं, आप इजी पूर्वक समझिए, 72 को हम लोग 8 गुने 9 लिख सकते हैं भाज्य गुणनखंड के रूप में, लेकिन अभाज्य गुणनखंड, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, सॉरी यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा, 2 गुने 2 गुने 2 8, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, ये हो गया 72 का गुणनखंड, बिना अभाज्य गुणनखंड किए हुए हम लोग निकाल सकते हैं। अब 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 120 को हम लोग 12 गुने 10 लिख सकते हैं, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 4 तिया 12, और यहां हो गया 4 तिया 12, ये 2 इसलिए लिखे क्योंकि 10 का गुणनखंड करना है, तो ये हो गया मेरा इतना। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 10, 120 हो गया। अब इसका HCF जो सभी में मिले, तीनों में मिले उसको कहते हैं, तो 2 मिल रहा है और 1 1 3 भी मिल रहा है, यानी 6 हो गया। LCM कहते हैं कि सब संख्या को लिखो लेकिन ज्यादा बार जिसमें आया है उतना बार लिखो। 2 कितना बार आया, 1 2 3 बार आया है, इसमें भी 3 ही बार आया है, तो 3 बार लिख देंगे। 3 2 बार आया है और 5 1 बार आया है, और इसको गुना करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 दूनी 10, ये समझेंगे कि नहीं है, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 और
10 को गुना कर दिए और ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, जहां समझ में नहीं आया, ये कैसे समझ, ये नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, ठीक है, बेहतर ढंग से आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 306 ये HCF है, 2 नंबर दिया हुआ है 306 और 657, और ये 9 दिया हुआ है HCF। ये 2 संख्या है, 2 अलग अलग संख्या है और इसका HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है आपको। तो इसको काटेंगे और काट के 9 तिया 27, हाँ 9 तिया 27 और यहां हो गया 9 चौके 36, और यानी 34 गुने 657 जो आएगा वही होगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रकार से गुना करके यहाँ पे आंसर लिखना होगा, ऐसा नहीं हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ दो, आप कैलकुलेशन करो, आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, सेम क्वेश्चन है इसलिए हम इसको बता नहीं रहे हैं, थोड़ा सा नंबर अलग है। ठीक है, अब आते हैं ये वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, मैं इसके विपरीत में मान लेता हूं कि नहीं, √5 अगर यहां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो हम अपरिमेय संख्या की जगह पे परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो √5 एक परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी √5 को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको तिरछे गुना करते हैं, √5 बराबर a/b, यहाँ p/q होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है ये समझ लो कि ऐसे ही है। अगर a/, तो इसको तिरछे गुना करेंगे तो √5 b हो जाएगा a बराबर, और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और a का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर, ये 5 जो था सो गुना में था तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब ये चीज को देखने के लिए एक विरोधाभास प्रतीत होता है कि यह 5a स्क्वायर जो है विभाजित करता है 5a को 5, और ये देखिए मतलब सिर्फ आप यही समझिए कि b स्क्वायर, अगर यहां c स्क्वायर है और अगर ये स्क्वायर को हटा करके इधर करते हैं तो b का स्क्वायर है तो उसका रूट निकल सकता है, लेकिन 5 का रूट निकलेगा क्या? आप सोच के देखिए, 5 का रूट निकलता है परफेक्ट रूट? नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता है परफेक्ट रूट, और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि ये विरोधाभास प्रतीत कर रहा है। विरोधाभास का मतलब जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हम यहां पे पढ़ा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड में और कोई आदमी आकर के कह देगा कि नहीं नहीं आप तो दीवार में पढ़ा रहे थे, तो वो विरोध प्रतीत होता है कि यार हम देख रहे हैं और आप कह रहे हो कुछ और, तो विरोधाभास प्रतीत होता है। सिर्फ यहां पे लिख देना है कि इससे हमको यहां पे यह विरोधाभास प्रतीत होता है, और उसके बाद देखो यहां पे लिखा हुआ है ना कि यह विरोधाभास परिणाम जो है सो हम कल्पना जो किए हुए थे कि यह परिमेय संख्या है उसकी विरोध करता है, इसलिए यह विरोधाभास प्रतीत करता है, और ये √5 जो है सो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसको हम लोग शॉर्टकट तरीका में भी एक बार अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे शॉर्ट तरीका में। और ये 3 क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है होमवर्क, ये जरूर कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपसे फिर से हम जाते हुए कह रहे हैं कि किताबों से दोस्ती कर लो यारो, यही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। आज जो मेहनत पसीना मांग रहा है, आज जो मेहनत पसीना मांग रहा है वही कल सफलता की उड़ान बनेगी। तो इस पर एक लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, स्टेटस लगाइए, ग्रुप में शेयर कीजिए और आगे बढ़ने का चांस दीजिए। ठीक है, सपना बड़ा रखो, 30%, 40%, 50% लाने की सपना एकदम नहीं रखो, सपना बड़ा रखो, हौसला बुलंद रखो और दिन खुद को बेहतर करने का जुनून रखो, और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का, कि कल हम 3 घंटा पढ़े थे आज 4 घंटा पढ़ेंगे, आज 4 घंटा पढ़े थे तो कल 5 घंटा पढ़ेंगे। हर दिन कुछ और बेहतर बनाने का जुनून रखो। आज किताबों पर झुकोगे अगर,
आज किताबों पर झुकोगे अगर, कल दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी, ये तय है, निश्चित है, बस आपको मेहनत करना है। ठीक है, और उसकी इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको सब चीज नोट्स मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट डे हम फिर से मिलते हैं और आगे के क्लास में हम क्लास करेंगे।